हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, जिससे हम कहते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम कोशिका के अंदर न्यूक्लियर इन्वलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम की डिस्कवरी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम की सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के नाम से जाना जाता है, जो कि मेनली प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। वहीं अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, इनकी सतह पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते और ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होती है वो एक छोटे छोटे चेंबर से मिलकर बना होता है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटे छोटे चेंबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो छोटे छोटे चेंबर से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। सभी यूकेरियोटिक सेल्स में कोशिका द्रव्य झिल्लियों के एक प्रसरित तंत्र इलोब्रेटेड सिस्टम द्वारा छोटे छोटे कक्षों कंपार्टमेंट में विभक्त हो जाते हैं। इस झिल्ली तंत्र को सामान्यतया कोशिका द्रव्य झिल्ली तंत्र साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर बन जाते हैं और ये जो चैम्बर होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। झिल्ली के द्वारा छोटे छोटे कक्षक जो बनते हैं उनके कई सारे काम है। ये क्या कर सकते हैं, ये झिल्ली की सतह को बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बने, इसकी इसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने, तो क्या हुआ, इन कंपार्टमेंट्स की वजह से इस झिल्ली का जो सरफेस है वो, इसकी जो पृष्ठ सतह है सरफेस है जो इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये क्या करता है, एंजाइम जो होते हैं एंजाइम को आइसोलेट करने का भी काम करते हैं। फिर इनके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के ऊपर, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और वो कोशिका में पृथक हो जाते हैं। ये मेम्ब्रेन के अंदर विभवांतर जो होता है उसका नियंत्रण करता है और ये आयनिक पोटेंशियंसी आयनिक प्रवणता का भी नियंत्रण करती है। झिल्ली द्वारा आवृत इन छोटे छोटे कक्षकों के कार्य, झिल्ली द्वारा पृष्ठ सतह बढ़ जाती है, एंजाइम का पृथक्करण एवं स्थानीकरण हो जाता है। एंजाइम पृथक भी हो जाते हैं और वो एक जगह पर स्थान उनको मिल जाता है। राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन कोशिका में पृथक हो जाती है एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के छोटे छोटे कंपार्टमेंट के द्वारा। झिल्ली विभवांतर का नियंत्रण होता है, आयनिक प्रवणता का नियमन भी होता है। कोशिका में पीएच के मान का नियमन किया जा सकता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा। कोशिका के अंदर पीएच का जो मान होता है उसका भी नियंत्रण किया जा सकता है कि कितनी पीएच और कितनी नहीं, एसिडिक पीएच है या फिर बेसिक पीएच है। विसरण हेतु बाधक स्तर का निर्माण भी होता है और कोशिकीय विषमंगता नियत बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर जो सिस्टम है इसके बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट नोवेस्की, और एक और साइंटिस्ट आए थे, सेज। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1970 के अंदर साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम नाम दे दिया। किसको दिया था, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम को क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम। इस तंत्र को पहले रॉबर्ट नोवेस्की तथा सेज ने 1970 में कोशिका द्रव्य रिक्तिकीय तंत्र साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम का नाम दिया।
अगर हम बात करें कि जो साइटोप्लाज्म वेस्कुलर सिस्टम होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो आता है गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, ईआर, लाइसोसोम, क्योंकि सारे के सारे किससे बने, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। फिर आता है पेरोक्सिसोम और एक आती है न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो सारी चीजें होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, ये सारे के सारे जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम के हिस्से हैं। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये भी साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम का ही हिस्सा होता है। इस तंत्र के मुख्य घटक गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एवं न्यूक्लियर इन्वेलप है। झिल्ली द्वारा बंधित अंग सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म अत्यधिक विशिष्ट संरचनाएं हैं जिनमें विशिष्ट एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो है वो कैसा सेल ऑर्गेनेल, तो ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है जो कि कोशिका, जैसे कि ये कोशिका है और ये जो बाहर की तरफ है ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप। और यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाई जाती है, ईआर पाई जाती है। इसलिए आप समझ पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम पाई जाती है। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, कोशिका का साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम दोहरी झिल्ली का एक विस्तृत जाल है जो संपूर्ण साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला रहता है। अभी हमने डायग्राम बना के देखा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप तक किस तरह से ये फैला हुआ मिलता है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी के अंदर माइक्रोस्कोप के द्वारा ईआर को देखा गया था और उस टाइम पर ईआर का नाम जो था वो रखा था अर्गेस्ट्रोप्लाज्म। उसके बाद 1955 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे, पोर्टर, क्लाउडी और फुलम। इन्होंने एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम नाम दिया। फिर जॉर्ज पेलेडे नामक साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होती है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक तो आर रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम SER के रूप में पाई जाती है। अगर हम एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम की हिस्ट्री के बारे में बात करें, अंतःप्रदेवी जालिका के इतिहास के बारे में बात करें तो 19th सेंचुरी में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोटो माइक्रोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम प्रेक्षित की गई। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम को पहले किसके द्वारा देखा गया था, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था तथा इसका नाम अर्गेस्ट्रोप्लाज्म रखा गया। पोर्टर, क्लाउड एंड फुलम ने 1945 में अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम का नाम दिया। उसके बाद आते हैं जॉर्ज पेलेडे ने बताया कि अंतःप्रदेवी जालिका दो रूपों में पाई जाती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम रूप और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम SER। अगर हम बात करें कि जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो सभी सेल्स में पाई जाती है, सभी सेल्स के अंदर पाई जाती है, केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़ के और मैमल्स की आरबीसी को छोड़कर। और जो एम्ब्रियो सेल होती है उसमें इसका जो आकार होता है वो थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल आकार की होती है। उपस्थिति अकरेंस प्रोकैरियोट एवं स्तनधारियों की आरबीसी को छोड़कर समस्त कोशिकाओं में अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। अविभेदित भ्रूणीय कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है। अगर मसल सेल्स है तो मसल सेल्स के अंदर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जो मेनली किस किस क्या क्या काम कर सकती है, ये प्रोटीन कार्य क्या क्या कर सकती है? ये कर सकती है प्रोटीन सिंथेसिस, फैट मेटाबॉलिज्म और स्टेरॉइड हार्मोन और मेडिसिनल मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी ये सारे इसके क्या है कार्य है और इन सारे काम को करेगी उस जगह पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेज में या डेवलप स्टेज में देखने को मिलेगी। पेशी कोशिकाओं में इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह जालिका प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली, वसा उपापचय फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाली, स्टीरॉयड हार्मोन एवं औषधियों के उपापचय में भाग लेने वाली कोशिकाओं में सर्वाधिक विकसित होती। जो कोशिकाएं प्रोटीन सिंथेसिस करती वहां पर ज्यादा होती, जो कोशिकाएं फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेती उन कोशिकाओं में ज्यादा होती, जो कोशिका स्टीरॉयड हार्मोन बनाती उनमें ज्यादा होती है, और जो कोशिका मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म करती है उन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा विकसित अवस्था में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो ही प्रकार की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी सतह जो होती है खुरदरी हो जाती है और रफ हो जाती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये मेनली क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी सतह पर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये मेनली जो होती है वो लिपिड सिंथेसिस करवाती है। टाइप्स अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रुक्ष अंतःप्रदेवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डायग्राम से और अच्छे समझते डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी सतह पर क्या है, कई सारे छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी इसलिए इसकी सतह कैसी हो गई, रफ हो गई, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के नाम से जानते हैं। वही अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इस तरह से, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका कह सकते हैं। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, जबकि रफ के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। इस जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, यह सामान्यतया उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एवं फोस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। मैंने बोला था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका मुख्य काम क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस करना। ये लिपिड का सिंथेसिस भी करती है, उसके अलावा ये क्या करती है, स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करवाती है और ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस करवाती है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर या तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है और यह क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है।
ये दोनों ही प्रक्रिया जो कोशिकाएं करती हैं उन कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है। उसके अलावा लिपिड में भी मेनली फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। ये पेस्टिसाइड्स एवं कार्सिनोजन को उदासीन एवं रूपांतरित कर देती हैं। ये दो, एक तो पेस्टिसाइड और एक कार्सिनोजन, इन दोनों को ही क्या कर सकती है, उदासीन कर सकती है और रूपांतरित कर सकती हैं। ग्लाइकोजन युक्त नलिकाओं से ग्लाइकोसोम का निर्माण होता है। अगर जो 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 ट्यूबल्स जो होती है, अगर उनके अंदर ग्लाइकोजन है, उनके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, तो उनसे आगे जाकर हम क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोसोम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यह झलिका एडिपोज कोशिका, अंतराली कोशिका, ल्यूकोसाइट्स, परिपक्व स्पर्मेटोसाइट्स एवं रेटिनल कोशिकाओं में पाई जाती है। आंखों के अंदर जो रेटिनल सेल्स पाई जाती है उनमें पाई जाती है, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर पाई जाती है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर, और अंतराली कोशिका और टेस्टिस के अंदर जो अंतराली वृषण के अंदर जो अंतराली सेल्स देखने को मिलती है, लीडिंग सेल्स देखने को मिलती है, वहां पर पाई जाती है। और एडिपोज कोशिकाओं के अंदर SER देखने को मिलती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस जालिका की सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिससे इसकी सतह रुक्ष रफ प्रकार की होती है। ये जो राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन दो टाइप की होती है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन फर्स्ट और सेकंड। और ये प्राय समस्त कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या अत्यधिक होती है। वैसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी सेल्स में पाई जाती है, पर जो सेल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करती है उनमें इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो ये कैसी होती है, सामान्यतः झिल्लियों की पतली पतली शीट्स के रूप में एक दूसरे पर विन्यासित रूप में देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सामान्यतः झिल्लियों की चपटी शीट के रूप में उपस्थित होती है। हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मसल सेल्स के अंदर है तो वो क्या कहलाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अगर वो रेटिनल सेल्स के अंदर पाई जाती है तो उसे माइलोइड रेटिकुलम कहते हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह पेशी कोशिका मस्कुलर सेल्स में पाई जाती है। यह माइक्रोफाइब्रिल के चारों ओर झालक प्लेक्स के रूप में उपस्थित होती है। इस जालिका में टर्मिनल सिस्टर्नी, अनुप्रस्थ नलिका, ट्रांसवर्स ट्यूबुल व केंद्रीय सिस्टर्नी पाई जाती है। अगर हम बात करें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें तीन चीजें पाई जाती है। टर्मिनल सिस्टर्नी पाई जाती है, ट्रांसवर्स ट्यूबुल पाई जाती है और सेंट्रल सिस्टर्नी देखने को मिलती है। इनकी जो टर्मिनल सिस्टर्नी होती है वो क्या करती है, एक ट्रायड का निर्माण करती है, जो कि बेंड के ऊपर, जो छोटे छोटे बेंड होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है। जो केंद्रीय सिस्टर्नी होती है, सेंट्रल सिस्टर्नी जो होती है वो एच बेंड के अंदर प्रेजेंट होती है। मस्कुलर जो सेल्स होती है उसमें एच बेंड पाया जाता है, उसके ऊपर सेंट्रल सिस्टर्नी देखने को मिलती है। टर्मिनल सिस्टर्नी अनुप्रस्थ नलिकाओं के साथ मिलकर ट्रायड का निर्माण करती है। बेंड के ऊपर उपस्थित होता है। केंद्रीय सिस्टर्नी एच बेंड पर उपस्थित होती है। अब इसका सेकंड रूपांतरण क्या है, माइलोइड रेटिकुलम। माइलोइड रेटिकुलम यह रूपांतरित चिकनी अंतर्बद्धवी जालिका SER है, जो आंखों की रेटिना में पाई जाती है। रेटिनल सेल्स बोलो या आंखों की रेटिना के अंदर SER का रूपांतरण देखने को मिलता है और वो होते हैं माइलोइड रेटिकुलम। अगर हम इसके आकार की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसमें कई सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो है कोई एक सेल है और ये इसकी क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। फिर यहाँ पर
अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसके बीचों बीच क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास क्या है, इसकी न्यूक्लियर इन्वोलप है, और इसी जगह पर हमें क्या देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम देखने को मिलती है। अब हम मानते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होती है, इसकी दो सतह होती है। इसकी कितनी सतह होती है? दो सतह होती है। इसकी जो पहली सतह होती है वो कौन सी होती है? साइटोप्लाज्मिक फेस। ये जो साइटोप्लाज्मिक फेस जो होती है वो कौन सी होती है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होता है साइटोप्लाज्म के साइड वाला, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप से तो जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है वो पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है, पर किस साइड से ओपन देखने को मिलती है? साइटोप्लाज्म की साइड से। तो जिस तरफ से वो ओपन होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक फेस बोलते हैं। और इसी झिल्ली पर आकर, इसी फेस पर आकर क्या जुड़ते हैं? राइबोसोम जुड़ जाते हैं। इसी पर आकर क्या जुड़ते हैं? राइबोसोम जुड़ते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसकी दूसरी फेस कौन सी होती है, तो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम की दूसरी फेस जो होती है इसका ल्यूमेन फेस होती है। मतलब ये एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है, ऐसे बना है, ये क्या है? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है, तो इसके अंदर इसका क्या होगा? ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन स्पेस देखने को मिलेगा, और इसकी तरफ वाली जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनर सरफेस कहते हैं, या फेस कहते हैं। तो इस ल्यूमिनर फेस इसका जो दूसरी सतह होगी। चलिए नोट्स में देखते हैं। मॉर्फोलॉजी। अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के प्रकार, आकार एवं संरचना में काफी विभिन्नता पाई जाती है। इसकी एंडोमेम्ब्रेन में दो सतह होती है। प्रोटोप्लाज्मिक फेस, यह सतह साइटोप्लाज्म की ओर होती है तथा प्लाज्मा झिल्ली के आंतरिक स्तर के समान होती है। रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम RER की इस सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। वही सतह ल्यूमिनल फेस, यह सतह वही अवकाश ल्यूमिनल फेस की तरफ होती है। अगर हम बात करें कि प्रत्येक एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होती है या ER होती है, उसके मुख्य तीन घटक होते हैं। पहला घटक कौन सा होता है? सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल्स, और तीसरा होता है नलिकाएं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबल्स देखने को मिलते हैं। तीन मुख्य ये इसके घटक होते हैं। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, छोटी छोटी नलिकाओं का जो समूह होता है, लेमिली का जो समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं, जिसकी सतह पर ही क्या जुड़ते हैं? राइबोसोम आके जुड़ते हैं। उसके बाद छोटे छोटे गुब्बारे समान संरचना या बाउल के समान जो संरचना होती है उनको क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। और ये जो वेसिकल्स होते हैं उनकी सतह पर भी क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ ट्यूबुली देखने को मिलती है, जो कि दो तरह की हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है और शाखित भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये वाली जो ट्यूबुल है वो अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड ट्यूबुली है, ट्यूबुल्स है, और ये वाले जो है वो क्या है? ब्रांच ट्यूबुल्स है। तो दो तरह के ट्यूबुल्स देखने को मिलते हैं। चलिए नोट्स में देखते हैं। सिस्टर्नी, ये लंबी होती है, अभी हमने देखा ऐसे लंबी लंबी संरचनाएं होती है, चपटी होती है, बिल्कुल चपटी यूनिट होती है, और समांतर पंक्तियों में उपस्थित होती है। इस तरह से पंक्तियों के अंदर उपस्थित होती है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्रमिक स्तरों का निर्माण करती है। ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर देखने को मिलती है। ये लगभग कितनी जो होती है, मोटी होती है, तो ये 50 मीटर तक मोटी हो सकती है, 40 से 50 मीटर तक ये मोटी होती है, और समांतर स्टैंक में उपस्थित होती है। बिल्कुल एक जैसे स्टैंक के अंदर ये उपस्थित रहती है। ये लंबी चपटी इकाई होती है जो समांतर पंक्तियों में उपस्थित होती है। ये केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर क्रमिक स्तरों का निर्माण करती है। ये लगभग 40 से 50 मीटर मोटी होती है, जो समांतर स्टैंक के में उपस्थित होती है। सिस्टर्नी उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में व्यस्त होती है।
ये बेसोफिलिक प्रकृति की होती है। अगर हम बात करें वेसिकल्स, तो ये कैसे होती है, सर्कुलर होती है या फिर अंडाकार होती है, अंडे के जैसे, ईग के जैसे आकार की होती है, जिसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 25 से 300 मीटर तक होता है। अगर मैं बात करूं वेसिकल्स भी ऐसी सेल्स के अंदर पाई जाती है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, जैसे कि लीवर और पेनक्राइटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। वेसिकल ये गोलाकार, सर्कुलर या अंडाकार संरचना होती है। इनका व्यास 25 से 300 mm तक होता है। यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है, जैसे यकृत, लिवर सेल्स एवं अग्नाशय पैंक्रियाटिक सेल्स में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं ट्यूबिल्स की, तो ट्यूबिल्स जो होते हैं वो एकदम पतली पतली नलिका के रूपी और चिकनी होती है। इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल चिकनी होती है और शाखित रूप में भी देखने को मिलती है। अगर मैं इसके व्यास की बात करूँ, इसके डायमीटर की बात करूँ, तो कितना होता है, 50 से 190 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है। यहाँ से लगाकर ये जो इसे गोल नलिकाकार संरचना है, तो इसका जो क्या होगा, ये डायमीटर होगा। डायमीटर कितना होगा, 50 से लगाकर 190 माइक्रो तक का देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो ये उन कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है जो कि लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स के अंदर, ग्लिसराइड के अंदर। ऐसी कोशिका जिनमें ग्लिसराइड हो, स्टीरॉइड हो, उन कोशिकाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा एक्टिव रूप में देखने को मिलती है। ट्यूबिल्स नलिका, ये पतली एवं चिकनी भित्ति वाली शाखित नलिका का रचनाएं होती है। इनका व्यास 50 से 190 माइक्रोन होता है। नलिकाएं उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड एवं हार्मोन का संश्लेषण सिंथेसिस करती है। या वो हार्मोन का संश्लेषण कर ले या फिर वो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कर ले। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक तरह के लिपिड ही होते हैं, बैड लिपिड के अंदर आते हैं। और या फिर वो ग्लिसरॉइड का संश्लेषण कर, ये भी एक तरह के क्या है, लिपिड ही है, सिंपल लिपिड। तो इन चीजों का संश्लेषण करने वाले जितने भी कोशिकाएं पाई जाती है, उनके अंदर देखने को मिलती है ट्यूबिल्स। कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड और हार्मोन का संश्लेषण करने वाली सेल्स के अंदर ट्यूबिल्स देखने को मिलती है। जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है उसके 3 रूप दिए, एक तो सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है ट्यूबिल्स। ये तीनों एक ही समय में एक ही कोशिका के अंदर पाए जा सकते हैं। नलिकाओं के तीनों प्रतिरूप एक ही समय में एक ही सेल्स में या कोशिका में उपस्थित होते हैं। बात करते हैं इसकी संरचना की, तो अंतःप्रदेवी जालिका जो होती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है, वो 3 लेवल या ट्रिपलेट होती है। जैसे कि ये एक लेयर हो गया, फिर ये एक लेयर हो गया, तो इसके 1, 2 और 3 स्तर देखने को मिलते हैं। और ये इकाई झिल्ली होती है, एक ही झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। अगर बात करें कि अगर ये झिल्ली के कुछ भाग मिसेली के समान एक मिसेल के रूप में देखने को मिल सकते हैं, जिसकी लगभग मोटाई जो होती है 50 एंगस्ट्रोम के बराबर होती है। अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ईआर की भित्ति त्रिस्तरीय 3 लेयर्ड और ट्रिपल होती है, इकाई झिल्ली होती है। झिल्ली के कुछ भागों में इसकी संरचना मिसेली के समान होती है। इसकी मोटाई लगभग 50 एंगस्ट्रोम होती है। जैसे डायग्राम में अपन ने देखा था कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है वो किस तरह से देखना, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाई जाती है, जिसके अंदर इसका ल्यूमन, इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस के रूप में देखने को आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसके बीच में इसका क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस का ल्यूमन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हमें इकाई कला के रूप में क्या देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूबल्स। फिर अगर इनके ऊपर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के टाइप 2 होते हैं, अगर इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इस एक डायग्राम से हम पूरे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को समराइज कर सकते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस इन्वेलप और
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। इसकी दो फेज होती है, एक तो होती है प्रोटोप्लाज्मिक फेज जो कि साइटोप्लाज्म की ओर रहती है, और एक होती है इसकी ल्यूमन फेज जो कि इसकी ल्यूमन की ओर रहती है। देखो ये प्रोटोप्लाज्मिक फेज है, और ये वाली जो है ना इसके पीछे वाली, ये जो फेज वो कौन सी होगी, ल्यूमन फेज देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने, तीन इसके मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक कौन सा है, सिस्टम, दूसरा घटक कौन सा है इसका, वेसिकल्स, और तीसरा कौन सा है इसका, ट्यूबल्स। तीसरा घटक इसके अंदर ट्यूबल्स देखने को मिलते हैं। अगर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कह सकते हैं। और एंडोप्लाज्म की सतह पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कह सकते हैं। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी, ये मेनली लिपिड, प्रोटीन और एंजाइम्स से मिलकर बनी होती है। मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, लिपो प्रोटीन की बनी हुई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, लिपो प्रोटीन इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। देखते हैं लिपिड, इसके अंदर कौन कौन से लिपिड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक तो देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड, एक देखने को मिलता है लेसिथिन, एक देखने को मिलता है सिफेलिन। ये मुख्य जो लिपिड होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ज्यादा लिपिड किसके अंदर देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर लिपिड की जो मात्रा होती है 30 से 50% होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी होती है, केवल 40% होती है, ये 50% तक जाती है। उसके अलावा अगर बात करें कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड जो होता है वो अकेला कितना होता है, इस 30 से 50 के अंदर 70% फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। लिपिड, लिपिड की कुल मात्रा 30 से 50% होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड लगभग 70% होती है। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन एवं सिफिलिन के रूप में उपस्थित होती है। फॉस्फोलिपिड दो ही रूपों में देखने को मिलती है, एक तो लेसिथिन एवं सिफिलिन के रूप में देखने को। लिपिड की सांद्रता प्लाज्मा झिल्ली से अधिक होती है। अभी मैंने बताया कि लिपिड जो होता है ईआर के अंदर ज्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50% तक लिपिड देखने को मिलता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 40% लिपिड ही देखने को मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो इनके पास हम मुख्य रूप से अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पाई जाती है, राइबोफ्लोरिन पाई जाती है। और राइबोफ्लोरिन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो राइबोफ्लोरिन फर्स्ट होती है और राइबोफ्लोरिन सेकंड होती है। ये राइबोफ्लोरिन जो होती है वो क्या काम करती है, ये क्या करती है कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम को जोड़ने का काम करती है। वैसे तो ये प्रोटीन जो होती है वो SER और RER दोनों में ही प्रेजेंट होती है। प्रोटीन, प्रोटीन मुख्य रूप से राइबोफ्लोरिन के रूप में उपस्थित होती है। RER में राइबोफ्लोरिन फर्स्ट तथा सेकेंड प्रोटीन उपस्थित होती है। सामान्य प्रोटीन RER रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तथा SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं इसके एंजाइम्स की। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, मेनली इसमें 4 या 5 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक तो देखने को मिलता है इसमें एस्टरेज, एक देखने को मिलता है NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और एक एंजाइम देखने को मिलता है Mg2+ एक्टिवेटर ATPase। Mg2+ डबल डबल वाला लिखा गया, Mg2+ एक्टिवेटर ATPase, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज और NADH साइटोक्रोम B रिडक्टेज। तो ये मेनली 5 एंजाइम देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है एस्टरेज, एक देखने को मिलता है NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, एक एंजाइम और होता है Mg2+ एक्टिवेटर ATPase, और एक होता है न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज, और एक मिलता है NADH साइटोक्रोम B रिडक्टेज एंजाइम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये एक वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।